नमस्कार दोस्तों, कर्तव्य आईएएस की यूट्यूब चैनल पे फ्रेंड्स आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, एक आवश्यक सूचना आपको दे दूं कि 13 जून और 27 जून 13 जून को यूपीपीसीएस का एग्जाम पड़ा हुआ है और 27 जून को यूपीएससी का एग्जाम है। उस स्थिति में कर्तव्य आईएएस आप लोगों के लिए एक विशेष ऑफर लेकर आया है। ये ऑफर क्या है कि संविधान, राज्य व्यवस्था, पॉलिटिकल साइंस है ना, इसके अलावा जियोग्राफी, इकोलॉजी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उन सारे बिंदुओं पर एक एक क्लास करके अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। ठीक है ना। तो हम आपको संविधान वाला जो सेगमेंट है वो पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे। इस संविधान के सेगमेंट में क्या कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं या आने की संभावना है, पहले तो डिटेल से डिस्कस करेंगे। उस डिटेल के पॉइंट का व्यू से फिर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ये आयोग के द्वारा या संभावना है पूछे जाने की, उन सारे बिंदुओं को लेकर हम डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं कि इसको थोड़ा सा हम डिवाइड करते हैं। संविधान को लेकर अगर हम डिवाइड करें तो सुनना जरा, इस संविधान को हम दो बिंदुओं पर डिवाइड कर सकते हैं, एक स्टैटिक पॉइंट के रूप में और दूसरा डायनेमिक पॉइंट के रूप में। ठीक फ्रेंड्स, अब ध्यान में रखिएगा, स्टैटिक पॉइंट जब संविधान बना उस मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, 12 भाग, 22 भाग, जो ये संविधान के प्रावधान किए गए थे मूल संविधान, उसको हम स्टैटिक पॉइंट कहते हैं। लेकिन वे जो संविधान में लगातार अमेंडमेंट हो रहे हैं, सुधार हो रहे हैं, संशोधन हो रहे हैं या कुछ नए प्रोविजन लाने का विचार किया जा रहा है, ऐसे पॉइंट डायनेमिक पॉइंट कहलाएंगे। ठीक फ्रेंड्स, अच्छा, एक चीज अच्छी बात है कि आप लोगों का जो प्री का एग्जाम होगा, चाहे वो आईएएस का हो या पीसीएस का, ठीक है ना, स्टेट पीसीएस, चाहे जिस पीसीएस, बीपीएससी हो, आरएएस हो, है ना, इसके अलावा एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, कोई भी हो, है ना, प्री का एग्जाम और मेंस का जो एग्जाम है, मेंस का एग्जाम, वहां स्टैटिक पॉइंट से भी प्री में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, साथ साथ डायनेमिक पॉइंट से प्री में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहां स्टैटिक पॉइंट से भी मेंस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डायनेमिक पॉइंट से भी मेंस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अच्छा, अभी कुछ लगभग 3-4 साल से ट्रेंड ये चला है कि स्टैटिक टू डायनेमिक कोरिलेशन करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्री और मेंस दोनों में। तो हम लोगों को ये हुआ कि स्टैटिक और साथ साथ डायनेमिक को भी लेकर चलना है। डायनेमिक जैसे मैं उदाहरण आपको दे दूं कि अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर वाला मैटर, है ना, अनुच्छेद 35A, इतने समय निरसन उसका कर दिया गया है ना, तो एक डायनेमिक पॉइंट बन गया है। या फिर अभी हाल ही में हुआ जो अल्पसंख्यक आयोग बना, 102वां संविधान संशोधन, तो उस स्थिति में हमको एक प्रकार से लेकर चलना है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने अभी हाल ही में, उच्चतम न्यायालय और केरला हाई कोर्ट ने इंटरनेट को एक मूल अधिकार बनाया है ना, तो इंटरनेट को जो मूल अधिकार बनाया, इंटरनेट एज अ फंडामेंटल राइट, अनुच्छेद 21 का पार्ट माना, उस स्थिति में वो डायनेमिक पॉइंट पूछा जा रहा है। तो हम जो भी पॉइंट डिस्कस करेंगे उस स्थिति में जो स्टैटिक का डायनेमिक होगा, वर्तमान में होगा, उसको लेकर चलेंगे। ठीक फ्रेंड्स, आते हैं हम लोग सबसे पहले एक काम करते हैं कि सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर पढ़ना क्या है ना, ताकि हम लोगों का भटकाव ना हो। जो भी डिस्कस करें उस सिलेबस के अकॉर्डिंग डिस्कस करें। तो अगर हम इस संविधान के सिलेबस को डिस्कस करें तो क्या क्या पढ़ना है। एक चीज तो सबसे पहले हम लोगों को भारत का संवैधानिक विकास पढ़ना है ना। औपनिवेशिक शासनकाल, अंग्रेजों का शासनकाल, उसी समय भारत के संविधान के विकास का प्रोसेस स्टार्ट हो गया था, है ना। उस स्थिति में हम लोग इसमें कई एक्ट के माध्यम से संविधान को पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसमें 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, पहला पॉइंट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे। इसके बाद 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट पढ़ेंगे। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ेंगे। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ेंगे। ठीक फ्रेंड्स, और क्या पढ़ेंगे इसमें, 1793 का एक चार्टर एक्ट आता है, इसको पढ़ेंगे हम लोग। फिर क्या पढ़ेंगे, फिर हम लोग 1813 का चार्टर एक्ट, इसको पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे, 1833 का
चार्टर एक्ट आता है, इसको पढ़ेंगे। ठीक फ्रेंड्स, इसके बाद क्या पढ़ेंगे, 1853 का चार्टर, 1853 का चार्टर एक्ट अधिनियम लाया जाता है। जस्ट 1857 का जो विद्रोह होता है उससे पहले लाया जाता है, ठीक है ना। तो उस स्थिति में हम इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। अब मैं बता दूं कि 1857 का जैसे ही विद्रोह होता है उस स्थिति में अंग्रेजों का भी लॉस होता है, यहां तक भारतीय लोगों का भी लॉस होता है। तो यहां पर 1858 का अधिनियम लाया जाता है। उस 1800 अधिनियम में गवर्नर के पोस्ट को, कंपनी के शासन को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, इनको सारे को समाप्त कर दिया जाता है। इनको समाप्त करने के बाद आप देखेंगे कि महारानी विक्टोरिया ने जो ब्रिटिश क्षेत्र था, भारत का ब्रिटिश क्षेत्र, उसको अपने हाथों में केंद्रित कर लिया, अपने हाथों में कंट्रोल कर लिया जाता है। तो अगर एक हम ए वाला जो अधिनियम है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट्स के लेकर 1853 के चार्टर एक्ट अधिनियम तक, इसको हम कंपनी के शासन का अधिनियम कह सकते हैं, कंपनी के शासन का अधिनियम कह सकते हैं। अब इसके बाद का जो होगा, चूंकि महारानी विक्टोरिया प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथों में ब्रिटिश क्षेत्र केंद्रित कर लेती हैं, तो इसके बाद वाला जो अधिनियम लाया जाएगा वह ताज का शासन कहलाएगा। ताज के शासन के तहत बनाया गया अधिनियम होगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो एक तो ए आपका अधिनियम, दूसरा 1853 के बाद क्या क्या अधिनियम लाए जाते हैं, ध्यान में रखिएगा आप लोग, इसको पूरा डिटेल्स से पढ़ा जाएगा, है ना। 1773 में क्या क्या बिंदु शामिल किए गए थे, क्यों लाया गया था, 1813 का चार्टर एक्ट क्यों लाया गया था, उन बिंदुओं को डिटेल से डिस्कस करेंगे। और उन बिंदुओं को डिस्कस करने के बाद उन बिंदुओं से क्या कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, चाहे वो आईएएस के हो या पीसीएस के, सारे बिंदुओं पर डिटेल से हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। 1858 का अधिनियम लाया जाता है उसके बाद, है ना फ्रेंड्स। 1858 का अधिनियम, 1861 का अधिनियम, 1861 का अधिनियम लाया जाता है। फिर 1892 का अधिनियम लाया जाता है ना फ्रेंड्स। तो इन सब सारी चीजों को हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे कि 1861 में, ठीक है ना, क्या कुछ लाया जाता है। 1892 में जैसे कि बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया जाता है, लेकिन उस बजट पर प्रश्न पूछने और बहस करने का अधिकार तो दिया जाता है, लेकिन उस पर मतदान करने या क्रॉस क्वेश्चन करने का अधिकार नहीं दिया जाता है। 1909 वाले एक्ट में दिया जाता है, ठीक है ना। और 1892 के बाद एक अधिनियम लाया जाता है 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, 1909 का मार्ले मिंटो सुधार लाया जाता है। इसको हम लोग डिटेल से देखेंगे। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जन्म यहीं से होता है, मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन पद्धति के रूप में शामिल कर लिया जाता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। बाद में 1909 वाले में ईसाइयों को, यूरोपीय संघों को, है ना, इसके अलावा और भी लोगों को, ठीक है ना, पृथक निर्वाचन पद्धति के तहत शामिल कर लिया जाता है। इसके बाद 1919 का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम लाया जाता है। फिर उसके बाद 1935 का अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 का भारत शासन अधिनियम में बताऊं 2/3 भारत का जो संविधान बना है उसमें ज्यादातर चीजें 1935 के अधिनियमों से ली गई हैं, ठीक ना फ्रेंड्स। फिर क्या 1947 का स्वतंत्र भारत अधिनियम, स्वतंत्र भारत अधिनियम। अच्छा, एक बात आप लोगों को बताते चलूं कि जो स्वतंत्र भारत अधिनियम 1947 है, इसके लिए जो पृष्ठभूमि जिम्मेदार बनती है, कहीं न कहीं ये पृष्ठभूमि संविधान सभा के लिए भी जिम्मेदार बनती है। तो इसके बाद वाला जो हम पॉइंट पढ़ेंगे वो संविधान सभा वाला पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो संविधान सभा वाला, अच्छा हम देखें कि संविधान सभा में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग। मैं बताऊं कि इसको मैं अभी सिलेबस डिस्कस कर रहा हूं कि भैया ये चीजें हमको पढ़नी है ना, ताकि हम लोगों का भटकाव ना हो। तो इसके बाद वाला अगर हम दूसरा पॉइंट कहें तो हम लोगों को संविधान सभा पढ़ना है, संविधान सभा। अच्छा, इस संविधान में क्या क्या, संविधान सभा में क्या क्या पढ़ना है। पहला कि इसकी पृष्ठभूमि पढ़नी है। पृष्ठभूमि आपसे बताऊं कि 1922 से लेकर गांधी के प्रयासों से लेकर 1934 एम.एन. राय के द्वारा डिमांड से लेकर बाद में आपका हरिपुरा, त्रिपुरा अधिवेशन, फैजपुर अधिवेशन वगैरह वगैरह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में इसकी डिमांड की जाती रही है।
बाद में 1940 में जो अगस्त प्रस्ताव लाया जाता है, इसी अगस्त प्रस्ताव में सबसे पहले ब्रिटिशर्स द्वारा संविधान सभा की मांगों को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, ठीक है ना। फिर उसी संविधान सभा की मांग को लेकर आगे बढ़ाया जाता है। 1942 में क्रिप्स मिशन लाया जाता है। क्रिप्स मिशन के बाद आपका बेबल समझौता, शिमला समझौता, फिर लाकर बाद में जब कैबिनेट मिशन आता है तो एक बेहतर संविधान की पृष्ठभूमि हमको नजर आती है संविधान सभा की, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये आपका संविधान सभा में पहले हम पृष्ठभूमि पढ़ेंगे, उसके बाद इसकी बैठकों को पढ़ेंगे कि कब कब इसकी बैठकें हुई। 9 दिसंबर 1946 से बैठक स्टार्ट होती है और 24 जनवरी 1950 तक 12वीं बैठक तक क्या कुछ हुआ इस बैठक में, सारे पॉइंट्स को हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे, है ना। जो क्वेश्चन आए हैं उसको भी डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक फ्रेंड्स। इसकी बैठकों को पढ़ेंगे। इसके अलावा इस संविधान सभा में क्या कुछ समितियां बनाई गई थी, माना जाता है 8 से 9 लगभग बड़ी समितियां थी। इसके अलावा अन्य और समितियां थी, तो इसमें समितियां थी, समितियों के कौन अध्यक्ष थे ये पूछता है। समितियों के कार्य क्या थे, लगभग एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे संघ समिति, संघीय समिति, है ना, प्रारूप समिति, झंडा समिति, ठीक है ना, अल्पसंख्यकों के संरक्षण एवं अधिकार से संबंधित समिति, बहिष्कार संरक्षण समिति। तो ये तमाम सारी समितियों को हम लोग कार्य संचालन समिति, राज्यों के लिए समिति, प्रांतीय समिति, तमाम जो समितियां हैं उनके क्या अध्यक्ष थे, कौन लोग शामिल थे, इसको हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक फ्रेंड्स। और क्या बताऊं आप लोगों को, इसके बाद इस संविधान सभा में संविधान सभा की तहत जो दूसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946, उस दौरान 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव पेश करने के बाद जो उद्देश्य प्रस्ताव, इस उद्देश्य प्रस्ताव में हमको संविधान के जो प्रस्तावना, आज की जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में जो बिंदु शामिल किए गए हैं कहीं न कहीं पूरी उद्देशिका से प्रभावित दिखाई देते हैं, ठीक है ना। चाहे वो मौलिक अधिकारों की बात हो या फिर आपके जो है न्याय की बात हो या फिर जो है यहाँ पर जितने जनजातीय सेक्टर हैं उनके संरक्षण की बात हो, तो उन सब सारी चीजों को उद्देशिका में शामिल किया गया था, ठीक फ्रेंड्स। तो हम लोग ये संविधान सभा, अच्छा संविधान सभा के लिए कुछ कथन कहे गए थे, है ना, तो इस कथन को पढ़ लेंगे। विंस्टन चर्चिल के द्वारा क्या कथन कहा गया और लोगों की क्या द्वारा कथन कहा गया, तो उसको हम लोग अच्छे से डिटेल से डिस्कस कर लेंगे, ठीक फ्रेंड्स। ये संविधान सभा पढ़ने के बाद हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे कि बाद में कैसे कैसे एक संविधान सभा का निर्माण होता है और संविधान का प्रारूप कैसे तैयार होता है और संविधान अपना कैसे निर्माण होता है और 26 जनवरी 1950 तक कैसे लागू किया जाता है, उनके बीच का जो ड्यूरेशन होगा, क्या काम होगा, सारी चीजों को डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, ठीक फ्रेंड्स। अच्छा, जब हमारा संविधान सभा हमने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद उसके बाद जब हमारा संविधान लागू हो जाएगा तो उस संविधान में हम ये देखेंगे कि हमारे संविधान में कुल एक तो आपके 22 भाग थे मूल संविधान में और कुल अनुसूचियां थी वह 8 थी। मूल संविधान में 8, लेकिन इतने समय 12 हो गई हैं, है ना फ्रेंड्स। तो इन सब सारी चीजों को हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगर हम देखें तो 22 भागों को पढ़ेंगे। इस 22 भागों में क्या क्या चीजें शामिल की गई हैं, जैसे पहले भाग में संघ एवं राज्य क्षेत्रों को शामिल किया गया है, दूसरे भाग में आपका नागरिकताओं को शामिल किया गया है, नागरिकता का प्रावधान किया गया है। भाग 3 में आपका मौलिक अधिकार की बात की गई है। भाग 4 में डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी की बात की गई है। भाग 4 का में मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है। भाग 15 में निर्वाचन आयोग की बात की गई है। भाग 18 में आपके संविधान संशोधन। इन सब भागों को हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। जब डिस्कस करेंगे तो अभी तो हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं कि भैया ये चीजें पॉलिटी में डिस्कस की जाएंगी, है ना। इसके अलावा हम लोग अनुसूचियों को पढ़ेंगे। अनुसूचियों में हम लोग 12 अनुसूचियों को देखेंगे कि इन अनुसूचियों में क्या कुछ थे शामिल, है ना। जैसे आपका 5वीं अनुसूची ये कहता है कि जो भारत का क्षेत्र है उसमें जो जनजातीय क्षेत्र हैं उन जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा जो 6ठी अनुसूची है, 6ठी अनुसूची ये कहती है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम इन वाले क्षेत्र में जो जनजातीय सेक्टर हैं इनके प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है।
अच्छा, जो 5वीं अनुसूची है उसमें 10 राज्यों के असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर जो एसटी वाला क्षेत्र है उनके प्रशासन के उपबंध के विषय में प्रावधान किया गया है। ठीक है ना, तो हम अनुसूचियों को बेहतर तरीके से डिस्कस करने का कार्य करेंगे। ठीक फ्रेंड्स, तो ये आपका हो गया। इसके अलावा और हम क्या डिस्कस करेंगे उसको सुनना जरा। अनुसूचियां हम लोग डिस्कस करने के बाद हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान, ये संविधान का स्रोत क्या रहा। जैसे ब्रिटेन से क्या चीजें ली गई हैं, ठीक है ना, एकल नागरिकता, विधि का शासन, संसदीय प्रणाली, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, है ना। अमेरिका से क्या लिया गया है, मौलिक अधिकार, है ना। अमेरिका से, कनाडा से क्या लिया गया है, संघीय प्रणाली। इसके अलावा फ्रांस से क्या लिया गया है, जर्मनी से क्या लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है ना। दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन क्या लिया गया है। इसके अलावा 1935 के भारत शासन अधिनियम से क्या क्या बिंदु लिए गए हैं, उन सारे बिंदुओं को हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक फ्रेंड्स, तो एक प्रकार से संविधान के स्रोत जो थे, उन संविधान के स्रोतों को हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। अच्छा, मैं एक बात बताते चलूं कि मैं मेंस वाला पॉइंट नहीं डिस्कस करूंगा, सिर्फ प्री वाला पॉइंट, और प्री वाला पॉइंट से एक एनालिसिस के साथ डिस्कस करूंगा। जब मैं क्वेश्चन पेपर कराऊंगा, जैसे मान लीजिए हमने भारत का संवैधानिक विकास पढ़ा दिया, उस संवैधानिक विकास में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 के स्वतंत्र भारत अधिनियम तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना, उन क्वेश्चन के चारों ऑप्शन पर अच्छे से विचार किया जाएगा, चारों को डिटेल से डिस्कस किया जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे वो हमको देखना है ना। संविधान का स्रोत हमने पढ़ लिया। संविधान के स्रोत के बाद फ्रेंड्स हम लोग प्रस्तावना पढ़ेंगे, प्रस्तावना, प्रियम्बल। अब इस प्रस्तावना में एक तो हम लोग उद्देशिका से, जो उद्देश्य प्रस्ताव था जवाहरलाल नेहरू का, उससे कोरिलेट करेंगे, है ना। और प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, इन सब सारी चीजों को अच्छे से डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक फ्रेंड्स, अच्छे से इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे, है ना। प्रस्तावना, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ये जो शब्द हैं, ये शब्द आते हैं, प्री में भी आता है, मेंस में भी आता है, कोरिलेट करने के लिए, इनको भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा 42वां संविधान संशोधन 1976 किस प्रकार था, इससे संबंधित इसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा प्रस्तावना पर क्या कुछ कथन कहे गए हैं, प्रस्तावना पर कुछ कथन कहे गए हैं, तो इसको हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे, है ना। इसके अलावा प्रस्तावना में क्या कुछ चीजें हैं जो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं और साथ साथ मेंस को भी टच करती हुई दिखाई दे रही हैं, तो उसको हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक फ्रेंड्स, और प्रस्तावना को हम लोग कई भागों में बांटकर, इसमें न्याय, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, है ना, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं विश्वास, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता किस प्रकार होती है, किन किन प्रकारों की होती है ना। इसके अलावा न्याय किस प्रकार का होता है, तो इन सब सारे बिंदुओं को हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। प्रस्तावना से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। तो प्रस्तावना हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे जो सिलेबस है आपका, उसके बाद हम लोग भारत का संघ राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र, भारत का संघ एवं राज्य क्षेत्र, इसको डिस्कस करेंगे। इसमें राज्यों के उदय की बात करेंगे, है ना, राज्य पुनर्गठन अधिनियम की बात करेंगे, ठीक है ना, केंद्र शासित प्रदेशों की इसमें बात करेंगे, कब कौन राज्य शामिल हुआ भारत में, इसकी बात हम करेंगे। ठीक फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। भाग 1, इसको भाग 1 में भी शामिल किया गया है। अच्छा, ये जो है आपका अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक इसमें प्रावधान किया गया है। तो सारा अनुच्छेद के साथ विद कॉन्सेप्ट हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे कि क्या कुछ चीजें इसमें थी, है ना। इसके बाद हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, नागरिकता। अब इस नागरिकता को एक तो प्राप्त कैसे किया जाए और दूसरा समाप्त कैसे किया जाए, ठीक है ना फ्रेंड्स। इसके अलावा नागरिकता अधिनियम 1955, इसको अच्छे से डिटेल से डिस्कस करेंगे। और क्या, और हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे, क्या नागरिकता अधिनियम, नागरिकता संशोधन अधिनियम,
2019 CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान की जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं वो भारत में आ रहे हैं, उनको नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। ईसाइयों को, बौद्धों को, जैनों को, हिंदुओं को, पारसियों को, इनको नागरिकता देने का जो प्रावधान किया गया है, मुस्लिमों को नाकार दिया गया है। लेकिन जब आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें धर्मनिरपेक्षता की बात की गई है। तो भारत में धर्मनिरपेक्षता को लेकर कहीं न कहीं इस एक्ट का लगातार विरोध हो रहा था। तो कई ऐसे बिंदु थे जो इस नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लेकर विरोध चला आ रहा था। तो इसको हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक शब्द है NPR, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। मैं कह रहा हूं कि ना ये आपका डायनामिक पॉइंट देखिए हो जा रहा है ना, कि जो लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, प्री में भी पूछा जा रहा है, साथ मेंस में भी पूछा जा रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा NRC, इसको हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। नेशनल रजिस्टर सिटीजनशिप, है ना फ्रेंड्स, इसको डिस्कस करेंगे कि किन राज्यों में लागू हुआ है, किन राज्यों में लागू होने वाला है, सारे बिंदुओं को हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। आते हैं नागरिकता के बाद हम लोग दूसरे बिंदु पर। दूसरा सिलेबस में क्या बिंदु हम लोग शामिल करने वाले हैं, तो एक मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार को हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। इन मौलिक अधिकारों में पहले मैं आपको बताते चलूं कि प्रारंभ में जो मूल संविधान था, उस मूल संविधान में टोटल 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन इतने समय 7 नहीं बल्कि 6 हैं। अच्छा बता दूं कि आपको 44वां संविधान संशोधन 1978 करके एक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति को अधिकार को हटा दिया जाता है, उसको एक विधिक या कानूनी अधिकार अनुच्छेद 300 का में डाल दिया जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग 6 अधिकार पढ़ेंगे, 6 मूल अधिकार। हम लोग अधिकार में जानेंगे अंदर, विधिक अधिकार क्या होता है, मानवाधिकार क्या होता है, मौलिक अधिकार क्या होता है, संवैधानिक अधिकार क्या होता है, गैर संवैधानिक अधिकार क्या, सारे बिंदुओं को हम लोग भैया डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी तो मैं फिलहाल खाली सिलेबस पे डिस्कस कर रहा हूं कि ये सारे बिंदुओं को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, है ना। बता दूं कि 13 जून 27 जून तक सिलेबस खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन जो भी आते हैं सारे क्वेश्चन लगभग हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है ना फ्रेंड्स, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसके अलावा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, संस्कृति का अधिकार, फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक फ्रेंड्स। तो ये 6 जो मूल अधिकार हैं, उन मूल अधिकारों को अच्छे से डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा 44वां संविधान संशोधन 1978 संपत्ति का अधिकार, संपत्ति के अधिकार को लेकर भी हम लोग डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा कोरिलेट करेंगे। जो आपका एक प्रकार से 9वीं अनुसूची है, और 9वीं अनुसूची में जो चीजें शामिल की गई हैं भू सुधार के लिए, कैसे कुछ संपत्ति के अधिकार से कोरिलेट करता है वो, है ना। इन बिंदुओं को हम लोग थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये आपका मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकार में मैं बता दूं कि मौलिक अधिकार में जो सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले आ रहे हैं, जैसे अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि इंटरनेट एक मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 21 का पार्ट है, अनुच्छेद 21 का आप लोगों को पता होगा 86वां संविधान संशोधन 2002 एक शिक्षा का अधिकार देता है, ठीक है ना। अनुच्छेद 19 ये भी जो है केरला हाई कोर्ट ने कहा कि भैया जो इंटरनेट है, लगातार एक्चुअली में होता क्या था कि इंटरनेट शटडाउन कर दिया जाता था। इंटरनेट शटडाउन की वजह से जो शिक्षा प्रणाली थी, जो व्यापार एवं वाणिज्य की संबंधित चीजें थी, जो एक प्रकार से निजीगत चीजें थी, वो प्रभावित हो रही थी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट और केरला हाई कोर्ट ने कहा कि इंटरनेट एज अ राइट ऑफ फंडामेंटल, है ना, फंडामेंटल राइट, अनुच्छेद 21 अनुच्छेद 19 का पार्ट है, ठीक फ्रेंड्स। तो एक प्रकार से हम लोग मौलिक अधिकार अच्छे से डिटेल से डिस्कस करेंगे, फिर एमसीक्यू करवाएंगे इस पे, ठीक है ना। फिर आते हैं हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, मौलिक अधिकार के बाद हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को डिस्कस करेंगे, ठीक फ्रेंड्स। और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आपका
समाजवादी, समाजवादी, गांधीवादी, गांधीवादी, उदारवादी, उदारवादी, ये सारे प्रावधान किन किन अनुच्छेदों से कैसे कोरिलेट करते हैं, इन सारे बिंदुओं को हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्ट प्रिंसिपल, स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट से किस प्रकार अलग है, उसको हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। न्यायालय में परिवर्तनीय है या नहीं है, डिटेल से डिस्कस करेंगे। उन सब सारे बिंदुओं को डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, अच्छा ये कहां से लिया गया, किस भाग में है, प्री वाला हम लोग ऐसे फ्रेमिंग कर लेंगे कि भैया राज्य के नीति निर्देशक तत्व रूस से लिया गया, किस भाग में है, तो भाग 4 में है। अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद 36 से 51 तक है ना। इसमें क्या क्या चीजें शामिल की गई हैं 36 से 51 तक, और क्या क्या चीजें इस 36 से 51 में समाजवादी हैं, गांधीवादी डायमेंशन ली हुई हैं, उदारवादी डायमेंशन ली हुई हैं। उन बिंदुओं को अच्छे से हम लोग डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। ठीक फ्रेंड्स, और इस राज्य के निर्देशक तत्वों के बारे में किन विचारकों का क्या कुछ कथन आया है, उसको भी डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, सुनना जरा, सुनना जरा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बाद आपका मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, ठीक ना फ्रेंड्स, इसको डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। इतने समय प्रारंभ में 10 मौलिक अधिकार थे, इतने समय 11 हैं। आपको पता होगा 86वां संविधान संशोधन 2002 लाकर शिक्षा का जो अधिकार है, माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि अपने बच्चों को वह शिक्षा दिलाने का कार्य करे, है ना, 11वां मौलिक कर्तव्य। तो ये जो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक अधिकार से पहली बात किस प्रकार भिन्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से किस प्रकार भिन्न है, या फिर मौलिक अधिकारों में क्या कुछ ऐड किया जाना चाहिए, या फिर न्यायालय में परिवर्तनीय है या नहीं है, सारे बिंदुओं को, या फिर मौलिक अधिकारों का अगर मान लीजिए हमने उल्लंघन कर दिया तो न्यायालय में क्या हम जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, तो मैं तर्क दे दूंगा कि नहीं आपको दंड फिर भी मिलेगा, ठीक है ना, वगैरह वगैरह चीजें, जो भी चीजें हैं उसको हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है भैया। इसके बाद सुनना जरा, इसके बाद हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, इसके बाद अगर हम देखें तो संसद को 3 भागों में डिवाइड करें, संसद के अंग को। अच्छा, पढ़ने का जो तरीका होता है उसको आप डिवाइडेशन करके पढ़िए, है ना। जैसे संसद को पढ़ना है तो संसद के भागों को, अंगों को बांट लीजिए आपस में। कैसे बांट लेंगे, एक तो संसद को अगर हम डिवाइड करें तो इसमें संसद के अभिन्न अंग के रूप में राष्ट्रपति, है ना फ्रेंड्स, एक तो राष्ट्रपति और दूसरा आपका लोकसभा और तीसरा आपका राज्यसभा। अब इसी के बारे में हमको पढ़ना है, अपना सिलेबस यही है, ठीक है ना। कैसे पढ़ना है, तो राष्ट्रपति को पहले पढ़ना है। इस राष्ट्रपति को पढ़ने में हम लोग किन किन बिंदुओं को शामिल करेंगे, इसको मैं मिटा देता हूं। अब मैं बता दिया, संसद के 3 भाग, 3 अंग, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है ना। अब इसमें अगर हम राष्ट्रपति को देखें तो राष्ट्रपति में किन किन बिंदुओं को शामिल करेंगे उसको सुनना जरा। राष्ट्रपति में ठीक है भैया, एक तो राष्ट्रपति की क्या योग्यताएं होनी चाहिए, है ना, इसका निर्वाचन कैसे होता है, ठीक है फ्रेंड्स, इनकी शपथ का प्रावधान क्या है, ठीक है फ्रेंड्स, इनका वेतन एवं भत्ता क्या है, किन अनुसूचियों के तहत ये रिलेट करता है इनके शपथ का प्रावधान, ठीक है ना। अनुसूची जब 3 आप पढ़ेंगे तो उसमें शपथ का प्रावधान तो है, लेकिन उसमें राज्यपाल और राष्ट्रपति के प्रावधानों को, शपथ के प्रावधानों को नहीं शामिल किया गया है, तो उसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। इसके अलावा इस राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियों को पढ़ेंगे, इसमें आपका कार्यपालिका शक्ति, है ना, विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति, न्यायिक शक्ति, ठीक फ्रेंड्स। इसके अलावा और आपका एक आपातकालीन शक्ति है, ठीक है ना। तो इन सब सारे बिंदुओं पर, जैसे न्यायिक शक्ति अनुच्छेद 72, ठीक है ना, उसको क्षमादान की शक्ति जो प्राप्त है। इसके अलावा आपातकालीन शक्ति में आपका राष्ट्रीय
आपातकाल अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, है ना, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात, वगैरह वगैरह चीजें, जो भी चीजें हैं राष्ट्रपति के कार्यों एवं शक्तियों से संबंधित, उसको हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है भैया। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जाए, ठीक है ना, इसको हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद अध्यादेश, इसके द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है इसको हम लोग पढ़ेंगे और कोरिलेट करेंगे कि अध्यादेश की पावर इसको कहां से मिली। अध्यादेश की पावर आप लोग जब भारत शासन अधिनियम 1935 पढ़ेंगे तो उसमें आप लोगों को अध्यादेश की शक्ति राष्ट्रपति को जो मिली हुई है वो 1935 से कोरिलेट करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक भैया। इसके अलावा और वीटो की शक्ति जो प्राप्त है राष्ट्रपति को, ये हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स। इसके अलावा जो राजेंद्र प्रसाद से लेकर रामनाथ कोविंद तक जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं, अब तक 14 राष्ट्रपति, इनके कार्यकाल में क्या कुछ चीजें थी उनको हम लोग अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है तो राष्ट्रपति से संबंधित सारी चीजों को हम लोग अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। मैंने बता दिया कि भैया हमने संसद को 3 भागों में बांट दिया, एक तो लोकसभा, एक राज्यसभा और पहला राष्ट्रपति, है ना। राष्ट्रपति में हमने जान लिया कि क्या क्या किन किन बिंदुओं को हमको देखना है। अब हम संसद के उन्हीं बिंदुओं में एक अंग हम शामिल किए थे, क्या, लोकसभा। इस लोकसभा में हम कैसे पढ़ेंगे, इसके गठन को लेकर पढ़ लेंगे। अच्छा, लोकसभा एक जो हाउस है, एक प्रकार का घर है ना, संसद का एक अंग है, एक घर है। तो इसमें कुछ सदस्य होंगे, इन सदस्यों की क्या योग्यताएं हैं, है ना, मतलब कि संसद सदस्यों की क्या योग्यताएं होंगी उसको हम लोग पढ़ लेंगे, है ना। इनके निर्वाचन के प्रावधान को पढ़ लेंगे। ठीक फ्रेंड्स। इनके शपथ के प्रावधान को पढ़ लेंगे, संसद सदस्यों के शपथ के प्रावधान को पढ़ लेंगे। ठीक ना भैया। तो ये सब सारी चीजें, अच्छा मैं बताते चलूं आपको कि जो राज्यसभा होगा, राज्यसभा, अब राज्यसभा में भी हम गठन का प्रावधान पढ़ेंगे, इनके सदस्यों का प्रावधान पढ़ेंगे, इनके सदस्यों के निर्वाचन का प्रावधान पढ़ेंगे, इनके जो है योग्यताओं का प्रावधान पढ़ेंगे, इनके राज्यसभा के सदस्यों का। आपको मैं बताते चलूं कि इनके जो सदस्य होंगे, इन्हीं सदस्यों में से, ठीक है ना, मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है। मंत्रिमंडल प्रणाली हम लोग पढ़ेंगे, पूरा मंत्रिमंडल पढ़ेंगे, मंत्रिपरिषद पढ़ेंगे हम लोग, मंत्रिपरिषद पढ़ेंगे। ठीक फ्रेंड्स। अच्छा मैं बताते चलूं कि इन्हीं सदस्यों में से, चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का सदस्य हो, इन्हीं में से जो बहुमत दल का नेता होता है, अर्थात प्रधानमंत्री, एक प्रधानमंत्री होगा, इन प्रधानमंत्रियों को हम लोग पढ़ लेंगे, प्रधानमंत्री के कार्यों को पढ़ लेंगे, राष्ट्रपति से किस प्रकार संबंध है उसको पढ़ लेंगे, इसकी योग्यताओं को पढ़ लेंगे, इसके शपथ के प्रावधान को पढ़ लेंगे, है ना। तो उन सारी चीजों को हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। इस लोकसभा में एक स्पीकर होगा, इस स्पीकर को हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके कार्य क्या होते हैं, इसकी शक्तियां क्या होती हैं, दल बदल कानून से इसकी किस प्रकार अटैच्ड है, कैसे डिसीजन लेता है, धन विधेयक, वित्त विधेयक, विधेयकों के संबंध में कैसे डिसीजन लेता है। ठीक फ्रेंड्स। तो ये सब सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इसी संसद का जो रूप है, इसमें संसदीय प्रणाली, इस संसदीय प्रणाली में आप संसदीय समितियों को डिस्कस कर लेंगे, संसदीय समितियों को। ठीक फ्रेंड्स। ये सब सारी चीजें हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। राज्यसभा में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का योग्यता, ठीक है ना, ये सब सारी चीजें हम लोग अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। मैं बताते चलूं कि कोई भी प्रधानमंत्री बनता है या कोई मंत्री बनता है तो इसका या इसका कोई में से एक का सदस्य होना चाहिए। अगर सदस्य नहीं होता है तो अगले 6 महीने में उसको जो है सदस्यता लेनी पड़ेगी। ठीक फ्रेंड्स। चाहे निर्वाचन के द्वारा या चुनाव के द्वारा। ठीक है ना। आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक तो हम आगे
इसको पढ़ेंगे अनुच्छेद 76, ठीक है ना, भारत सरकार का प्रथम वकील, इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, आते हैं एक बिंदु पर डिस्कस करते हैं विधान मंडल। जैसे हमने केंद्र स्तर पर संसद को भागों में बांटा, 3 भागों में, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, उसी प्रकार हम राज्य विधान मंडल को बांट देते हैं। राज्य विधान मंडल में कैसे हम लोग पढ़ेंगे, एक तो विधानसभा, पहला हम लोग राज्यपाल को कर लेते हैं, राज्यपाल, ठीक है भैया। इसके बाद विधानसभा, इसके बाद विधानसभा, फिर विधान परिषद, इसको हम लोग पढ़ेंगे। राज्यसभा, राज्यपाल में बता दूं कि राष्ट्रपति से तुलना करा के हम लोग पढ़ेंगे, राष्ट्रपति से तुलना करके पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। अच्छा, राष्ट्रपति को पढ़ने के बाद हम लोग उपराष्ट्रपति को भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। उपराष्ट्रपति के कार्य क्या है, इनकी योग्यताएं क्या है, इनकी शक्तियां क्या हैं, ठीक है ना। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बीच संबंध कैसे हैं, किन संबंधों पर कैसे कार्य होते हैं, उनको हम लोग पढ़ लेंगे। तो राष्ट्रपति से तुलना करा लेंगे राज्यपाल की, ठीक है ना, कि किस प्रकार एक दूसरे से समानता रखते हैं, वो केंद्र में रखता है तो ये राज्य में रखता है, अनुच्छेदों के माध्यम से तुलना करा लेंगे, ठीक है ना। इसके कार्य वही कार्यपालिका के कार्य, न्यायिक कार्य, विधायी कार्य। अच्छा, इसकी भी क्षमादान शक्ति है, ध्यान में रखिएगा, राज्यपाल की भी क्षमादान शक्ति है, बशर्ते ये जो मृत्युदंड की सजा है उसको ना देकर उसका अधिकार इसके पास नहीं रहता है, ठीक ना भैया। तो ये सब सारी चीजें राज्यपाल में हम लोग पढ़ लेंगे, है ना। और जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो उसमें राज्यपाल की अच्छी भूमिका होती है। इनकी नियुक्ति जो राष्ट्रपति करता है उसमें भी काफी वाद विवाद है, इतने समय जो केंद्र राज्य संबंध है उसमें भी काफी असुविधाएं उत्पन्न हो रही हैं। होता क्या है कि जो राज्यपाल है उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा करवाई जाती है। तो उस स्थिति में जो केंद्र में सरकार होती है वो ज्यादातर अपने कैंडिडेट को लाती है, और जब कैंडिडेट को अपने लाएगी, मान लीजिए कि दूसरे राज्य में कोई दूसरी सरकार है किसी दूसरे दल की, तो एक प्रकार से जो मतभेद है वो उत्पन्न हो जाते हैं, मनभेद तो उत्पन्न होता ही है ना। तो उस स्थिति में थोड़ा चीजें गड़बड़ हो जाती हैं, इसलिए राज्यपाल काफी चर्चा का विषय बना हुआ रहता है हमेशा। विधानसभा को हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे, ध्यान में रखिएगा। जैसे हमने लोकसभा में मैं बताया कि विधानसभा के जो सदस्य हैं इनकी योग्यताएं क्या हो सकती हैं, है ना, इनकी योग्यताएं, इनके शपथ कैसे लिए जाते हैं, इनका निर्वाचन कैसे होता है ना फ्रेंड्स। ये सब सारी चीजें हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे, और इन्हीं सदस्यों में से एक विधानसभा का अध्यक्ष बनेगा, और इन्हीं सदस्यों में से बताते चलूं आपको, जो बहुमत दल का नेता होगा वह मुख्यमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री। तो इस मुख्यमंत्री के पद को भी हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच क्या कैसे संबंध है उसको भी डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। अब बताऊं, रुकना जरा, जो विधान परिषद है, यह विधान परिषद सारे राज्यों में नहीं है, 6 राज्यों में है। तो उन 6 राज्यों में कैसे गठन इसका होता है विधान परिषद का, इसके प्रोसेस क्या है गठन के, इसके जो सदस्य हैं इनकी सदस्यों की योग्यताएं क्या होनी चाहिए, कैसी है योग्यताएं, इनका निर्वाचन कैसे होता है, और इनका कार्यकाल क्या है। तो मैं बताऊं कि जो मैं पढ़ाऊंगा विधानसभा और विधान परिषद, इनको कोरिलेट करके पढ़ाऊंगा कि इनकी कार्यकाल क्या है, इनकी कार्यकाल क्या है, इनकी योग्यताएं, इनका निर्वाचन, ठीक है ना। तो अच्छे से डिटेल से हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक फ्रेंड्स। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अच्छा, यहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे, उपाध्यक्ष होता है उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। मैं एक चीज आपको बताते चलूं, राज्यसभा के बिंदुओं को मैं छोड़ दिया था, ध्यान में रखिएगा। राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, और राज्य के सभापति का जो कार्य होता है वो कार्य किस प्रकार होगा, कैसे होगा, उसको भी हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक फ्रेंड्स। फिर हम लोग क्या करेंगे भैया, आते हैं देख लेते हैं। अब हम लोग, अच्छा मैं बताया केंद्र में महान्यायवादी को हम लोग डिस्कस करेंगे, तो राज्य में महाधिवक्ता को डिस्कस कर लेंगे। राज्य में महाधिवक्ता, राज्य में महाधिवक्ता को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, अब सुनना जरा,
न्यायिक प्रणाली। इस न्यायिक प्रणाली में दो चीजें क्या क्या, एक तो सुप्रीम कोर्ट, एक तो सुप्रीम कोर्ट और दूसरा हाई कोर्ट, दूसरा हाई कोर्ट, हाई कोर्ट। ठीक ना फ्रेंड्स। अब इस सुप्रीम कोर्ट में इसकी संरचना, इसके कार्य, शक्तियां, ये सब डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना। इसके अलावा इसके जो न्यायाधीश, आपको पता होगा एक मुख्य न्यायाधीश होता है और अन्य न्यायाधीश होते हैं, अन्य न्यायाधीश। तो इन न्यायाधीशों का एक तो योग्यता क्या होगी, इनका चुनाव कैसे होता है, और चुनाव जब पढ़ेंगे तो हम कोलेजियम व्यवस्था को अच्छे से पढ़ेंगे। फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस वगैरह वगैरह अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक ना फ्रेंड्स। इसके अलावा इसके कार्यक्षेत्रों को डिस्कस करेंगे, क्षेत्राधिकारों को डिस्कस करेंगे, तदर्थ न्यायाधीश, ठीक है ना, वगैरह वगैरह जो भी चीजें हैं अच्छे से हम लोग डिटेल से इसको डिस्कस करेंगे। ठीक फ्रेंड्स। इसी प्रकार यही सब सारी चीजें हम लोग हाई कोर्ट में डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार हम लोग हाई कोर्ट में डिस्कस करेंगे कि यहां पर जो कार्य किए जा रहे हैं वही कार्य यहां पर भी किए जा रहे हैं। ठीक है ना। बशर्ते ध्यान में रखिएगा कि हाई कोर्ट का जो क्षेत्राधिकार है वह कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से व्यापक होता है। ठीक है ना। यहां पर विधिक अधिकारों की भी सुनवाई होती है, लेकिन यहां पर विधिक अधिकारों की सुनवाई नहीं होती है, सिर्फ फंडामेंटल राइट की सुनवाई होती है, या मौलिक अधिकार या मूल ढांचे से संबंधित या फिर संविधान के प्रश्न से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन उठते हैं तो जाकर सुप्रीम कोर्ट में मैटर जाता है। ठीक है ना। तो ये आपका अच्छा। इसके हाई कोर्ट के बाद हम अधीनस्थ न्यायालयों को पढ़ लेंगे। अधीनस्थ न्यायालयों को पढ़ लेंगे। ठीक ना फ्रेंड्स। फिर हम ग्राम न्यायालयों को पढ़ लेंगे। इसके बाद हम ग्राम न्यायालयों को पढ़ लेंगे। ठीक है ना। तो ये पूरा हम न्यायिक प्रणाली को अच्छे से डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। ये अभी आपको मैं सिलेबस बता रहा हूं, सिलेबस में पढ़ा नहीं रहा हूं, ध्यान में रखिएगा। जो भी चीजें पढ़ाऊंगा अच्छे से डिटेल से पढ़ाऊंगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगा, जो आने की संभावना या आए हुए क्वेश्चन है उनको सॉल्व करवा दूंगा टॉपिक पढ़ाने के बाद, संबंधित टॉपिक। ठीक है ना। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे सुनना जरा। हम लोग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसको पढ़ लेंगे। अनुच्छेद 148 अच्छे से पढ़ लेंगे। इसके कार्य, शक्तियां, इसकी नियुक्ति, इन सब सारे बिंदुओं को हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक फ्रेंड्स। और क्या, फिर इसके बाद हम लोग पंचायती राज व्यवस्था। अच्छा, इस पंचायती राज व्यवस्था में हम लोग एक तो पृष्ठभूमि इसकी पढ़ लेंगे। इसकी पृष्ठभूमि कैसे रही, कैसे कैसे स्थानीय प्रशासन उभर कर आया, है ना। 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, इसमें किन किन बिंदुओं को शामिल किया गया। ठीक है ना। ये सब सारी चीजें हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके बाद इसी में एक है 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन 1992, पंचायती राज व्यवस्था, नगर पालिका का प्रावधान किया जाता है। तो ये सब सारे बिंदुओं को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये आपको मैं सिलेबस डिस्कस कर रहा हूं कि ये सब सिलेबस आपको पढ़ाए जाएंगे। फिर सुनना जरा। अब लास्ट में 5 मिनट और लगेगा सिलेबस डिस्कस करने में, लगभग। तो सुनना जरा। इसके बाद हम लोग कुछ आयोगों को डिस्कस करेंगे, जो आयोग छोड़ देते हैं बच्चे। उसमें केंद्रीय सत्कर्ता आयोग, ठीक है ना, जिसे सीबीसी कहते हैं। हम सीबीआई को भी पढ़ेंगे, ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। संथानम समिति 1964 हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक फ्रेंड्स। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे,
सूचना आयोग, सूचना आयोग, सूचना आयोग में अनुरा राय का एक हम लोग उनके जो प्रयास हैं, अरविंद केजरीवाल के जो प्रयास हैं, परिवर्तन नामक संस्था, किसान शक्ति संगठन को लेकर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, अच्छे से डिस्कस करेंगे। और इसमें केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग और हम लोग राज्य सूचना आयोग, इन बिंदुओं को अच्छे से डिस्कस करेंगे, पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे भैया कैसे इसकी पृष्ठभूमि बनी, क्या क्या चीजें इसमें अमेंडमेंट भी कुछ किया गया है उसको डिस्कस करेंगे। और क्या आयोग हम लोग डिस्कस करेंगे वो सुनना जरा। अल्पसंख्यक अनुसूचित जाति आयोग, एक एससी आयोग है, एससी आयोग अनुच्छेद 338 इसको डिस्कस करेंगे। एक एसटी आयोग है, एसटी आयोग है ना, अनुच्छेद 338 का इसको डिस्कस करेंगे। और अभी हाल ही में 102वां संविधान संशोधन किया गया और अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग लाया गया, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग लाया गया, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग लाया गया। और इसका जो प्रावधान है अनुच्छेद 338 में किया गया, तो इसको हम लोग अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। राष्ट्रीय महिला आयोग को पढ़ लेंगे, राष्ट्रीय महिला आयोग को पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो ये सब सारी चीजें जो भी चीजें हैं उसको हम लोग डिटेल से पूरा डिस्कस कर लेंगे, ठीक फ्रेंड्स। बाकी और भी चीजें हैं जैसे लोकपाल है, अच्छा मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार आयोग, इसमें राज्य मानवाधिकार आयोग और केंद्र मानवाधिकार आयोग, इसको भी अच्छे से हम लोग डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। फिर बाद में हम लोग लोकपाल, लोकपाल, लोकपाल और लोकायुक्त, लोकायुक्त, इसको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। लोकपाल केंद्र स्तर पे, लोकायुक्त राज्य स्तर पे, ये अपना प्रावधान करता है, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी कल हम लोग 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से चीजों को स्टार्ट करेंगे और 1947 के स्वतंत्रता भारत अधिनियम तक जाएंगे। जैसे ही हम भारत के संवैधानिक विकास को पढ़ा लेंगे उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके एमसीक्यू को, जितने भी 40-50 एमसीक्यू हैं उसको चारों ऑप्शन पर अच्छे से डिटेल से डिस्कस करेंगे। बाकी कल, थैंक्स, शुक्रिया।